हाय फ्रेंड्स, मैं कौशल पांडे आप सभी का एमपीएसपी यूपीएससी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बीएनएस के सेक्शन 303 में जो थेफ्ट का ऑफेंस दिया गया है उसके बारे में हम जानेंगे। यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 जो चोरी के अपराध को परिभाषित करती है, उसके बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे और समझेंगे कि चोरी का अपराध क्या होता है, चोरी के अपराध को करने के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें होती हैं जिनके बिना चोरी का अपराध घटित नहीं हो सकता है। हाँ, यहाँ पे एक बात स्पष्ट कर देना है कि जब हम इस सेक्शन को देखते हैं, यानी सेक्शन 303 यानी धारा 303 को जब हम देखते हैं, तो ये जो थेफ्ट के ऑफेंस को डिफाइन करने वाला सेक्शन है, यह दो सब सेक्शंस को शामिल करता है। यानी इसके अंतर्गत दो उपधाराएं दी गई हैं। जो पहला सब सेक्शन है यानी पहली उपधारा है, उसमें चोरी के अपराध को परिभाषित किया गया है, और उपधारा 2 यानी सब सेक्शन 2 में चोरी के अपराध के लिए जो पनिशमेंट होगा उसके बारे में बताया गया है। तो इस वीडियो लेक्चर में यानी जो वीडियो लेक्चर का जो पार्ट 1 है, इसमें हम चोरी के अपराध यानी सब सेक्शन 1 को कवर करेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि चोरी के अपराध को करने के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें होनी चाहिए। और अगले पार्ट में हम सब सेक्शन 1 में दिए गए एक्सप्लेनेशन को, जो स्पष्टीकरण वाला पार्ट है उसको, साथ ही इलस्ट्रेशंस जो दृष्टांत दिया गया है उसको, और पनिशमेंट यानी सब सेक्शन 2 को कवर करेंगे। तो ये जो वीडियो लेक्चर है, यह सब सेक्शन 1 में जो डेफिनेशन दिया गया है उस पैराग्राफ को हम कवर करेंगे और जानेंगे उसमें क्या की पॉइंट्स रखे गए हैं। और उसके बाद जब हम इसको जान लेंगे तो हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि चोरी के अपराध को करने के लिए कौन सी शर्तें आवश्यक होती हैं जिनके अभाव में ये अपराध हो ही नहीं सकता। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि इस सेक्शन में दो सब सेक्शंस दिए गए हैं। सब सेक्शन 1 थेफ्ट यानी चोरी के ऑफेंस को डिफाइन करता है, और यहां ये कहा गया है whoever यानी जो कोई भी intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft। इसे हम आसान भाषा में समझते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी चल संपत्ति को यानी मूवेबल प्रॉपर्टी को किसी के कब्जे में से बिना उसकी सहमति से डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ यानी बेईमानी पुनाशय के साथ लेता है, तो उसका जो ये कृत्य है, कार्य है, वो अपराध की श्रेणी में आता है और उस अपराध को हम चोरी का अपराध कहते हैं। अब हम इस सेक्शन में जो डेफिनेशन दिया गया है इस सब सेक्शन 1 में, उसमें डेफिनेशन में जो इंग्रेडिएंट्स हैं यानी अनिवार्य जो इसके तत्व हैं जो जरूरी हैं इस अपराध को होने के लिए, उसको हम जानेंगे। तो कौन कौन से इसमें तत्व हैं यानी क्या क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं थेफ्ट का ऑफेंस होने के लिए। तो पहला है डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू टेक प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी जो ली जाएगी वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ ली जानी चाहिए। अभी हम इसको एक्सप्लेन करके भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं। दूसरा क्या है, द प्रॉपर्टी मस्ट बी मूवेबल, प्रॉपर्टी चल संपत्ति होनी चाहिए। तीसरा है द प्रॉपर्टी शुड बी टेकन आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ अनदर पर्सन, जो प्रॉपर्टी है वह ली जानी चाहिए किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे में से, यानी प्रॉपर्टी किसी के पोजेशन में होनी चाहिए और उसके पोजेशन से ली जानी चाहिए, यानी उसके कब्जे में से ली जानी चाहिए। चौथा है द प्रॉपर्टी शुड बी टेकन विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन, यानी जिसके पोजेशन में प्रॉपर्टी है उसके कंसेंट यानी उसकी सम्मत के बिना प्रॉपर्टी ली जानी चाहिए। पांचवा है देयर मस्ट बी सम मूविंग ऑफ द प्रॉपर्टी in order to accomplish the taking of it, प्रॉपर्टी को लिया जाना आवश्यक है यानी मूव करना आवश्यक है।
प्रॉपर्टी को बस टच करने से यह अपराध नहीं होता है जब तक प्रॉपर्टी को उस जगह से हम खिसकाते नहीं हैं, यानी मूव करना जरूरी है, तो ये अपराध पूरा होता है। अब हम ये जो 5 इसमें इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं उनको हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखिए 1 2 3 जो यहाँ पे जो ऑर्डर है उसके उस तरह से हम नहीं पढ़ेंगे, हम सबसे पहले मूवेबल प्रॉपर्टी को समझेंगे, क्योंकि ये जो ऑफेंस है, ताकि इजीली समझ में आए, ये जो ऑफेंस है थेफ्ट का, इसमें किसी वस्तु की चोरी होगी, तो ये पहले चोरी करने के लिए पहले तो वस्तु होनी चाहिए कोई, तो वो वस्तु कैसी होगी, तो वस्तु चल संपत्ति होनी चाहिए, यानी मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब सवाल है कि चल संपत्ति किसे कहते हैं, यानी चोरी अचल संपत्ति की कभी नहीं की जा सकती है, चोरी हमेशा चल संपत्ति ही की जाएगी, यानी मूवेबल प्रॉपर्टी ही सब्जेक्ट बन सकता है थेफ्ट का, अचल संपत्ति कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है, अब हम पहले इसको समझेंगे कि चल संपत्ति और अचल संपत्ति में अंतर क्या है। अब हम इस कुछ हमारे पास पिक्चर्स हैं उसको देख के हम समझेंगे कि मूवेबल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। जब हम बीएनएस के सेक्शन 2 के सब सेक्शन के क्लॉज 21 को देखते हैं, ये 221 क्लॉज 21 को देखते हैं सेक्शन 2 का, तो वहां पे हम मूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन पाते हैं। और मूवेबल प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमको दोनों समझना होगा कि मूवेबल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं और नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, यानी चल संपत्ति किसे कहते हैं और अचल संपत्ति किसे कहते हैं। चल संपत्ति ही चोरी का सब्जेक्ट होता है। देखिए अब हमारे सामने, यानी सबसे पहले हम इस पिक्चर्स को देखते हैं हमारे सामने जो हैं, और देखिए चल संपत्ति और अचल संपत्ति। अचल संपत्ति पहले हम जानेंगे किसे कहते हैं, यानी ऐसी प्रॉपर्टी जो लैंड से यानी पृथ्वी से परमानेंटली अटैच्ड हो, या किसी ऐसे माध्यम से परमानेंटली अटैच्ड हो जो उस पृथ्वी से अटैच्ड हो परमानेंटली, यानी ऐसी वस्तु जो स्थायी रूप से पृथ्वी से यानी भूमि से जुड़ी हो, या ऐसे किसी माध्यम में जकड़ी हो जो पृथ्वी से स्थायी रूप से जुड़ा हो, या स्थायी रूप से ये किसी दूसरे माध्यम में जुड़ी हो जो पृथ्वी से जुड़ा हो, या ये सीधे जुड़ा हो। यानी अब इस पिक्चर्स को हम देखते हैं। अब हमारे सामने देखिए क्या है, जैसे हमारे सामने एक पेड़ है, ये पेड़ क्या है, ये भूमि से परमानेंटली अटैच्ड है, यानी स्थायी रूप से ये क्या है, भूमि से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हम एक और यहाँ पे एक मकान है, मकान भी क्या है, स्थायी रूप से जमीन से जुड़ा हुआ है। अब ये क्या हुआ, अचल संपत्ति, यानी नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी है, ये भी नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी है। क्यों, क्योंकि ये स्थायी रूप से क्या है, लैंड से आबद्ध है, यानी भूमि से आबद्ध है, पृथ्वी से स्थायी रूप से जुड़ा हुआ है। ये पेड़ भी, ये मकान भी, यानी अचल संपत्ति है, यानी नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी है। ये चोरी का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, इसके अलावा आप इसमें लगे खिड़कियों को देखिए, दरवाजों को देखिए, ये जो फैन है जो दीवार में क्या है, जकड़ा हुआ है, नट बोल्ट से इसको जोड़ा गया है। ठीक है, ये भी क्या है, नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी है, अचल संपत्ति है, इसकी चोरी नहीं की जा सकती। अब सवाल है कब तक, जब तक इसको हम भूमि से अलग ना करें, क्योंकि जैसे हम इसको भूमि से अलग करेंगे यह चल संपत्ति में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी मूवेबल प्रॉपर्टी में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब ये मूवेबल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट होगा तब ये चोरी का सब्जेक्ट बनेगा। जैसे इस पेड़ को जैसे काट रहा है व्यक्ति, काट दिया, अब काटने से क्या होगा, यह यहां से अलग हो गया, अब ये भूमि से जुड़ा है नहीं, अब इसको ये ले जा सकता है। जैसे इसको अलग करेगा तो ये क्या हो जाएगा, मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगा। अब जब मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगा तो ये इसको ले जाया जा सकता है, यानी अब एक थेफ्ट यानी चोरी का सब्जेक्ट हो सकता है, यानी अब इसकी चोरी की जा सकेगी। वैसे ही खिड़कियों को अगर हम खोल लेते हैं, दरवाजों को खोल लेते हैं, फैन को खोल लेते हैं हम, तब ये उस जगह से क्या हो गया, अलग हो गया। अब ये चोरी का सब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि चोरी में वस्तु को ले जाना यानी हटाना आवश्यक है। ये आवश्यक नहीं है
कि वो व्यक्ति जहां पे ले जाना चाहता था वहीं पे वो लेके जाए, ऐसा नहीं है। उस वस्तु को उस जगह से वो हटा कर देगा तो भी ये अपराध कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ये मकान है, अब यहाँ पे कोई चल संपत्ति है, मान लीजिए यहाँ पे इस फैन को ही खोल लिया गया, खोल के यहीं पर रखा हुआ है फैन। ए नाम का ये व्यक्ति है, ये मकान है ए नाम के व्यक्ति का, और बी आता है। इस फैन को यहाँ पे उसने देखा और इसने ये सोचा कि फैन को लेके जाना है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, बाकी जो इंग्रेडिएंट्स वो पूरा कर रहा है। अभी हम ये समझेंगे कि क्या उसको लेके जाना आवश्यक है या नहीं, अपने गंतव्य स्थान जहां वो ले जाना चाहता है। तो ये सोच रहा है कि इस फैन को मैं इसी घर में किसी ऐसी जगह पे छुपा देता हूं ताकि ये जो इस मकान का जो मालिक है वो खोजने पे भी उसको न मिले। ठीक है, उसके बाद जब वो लगेगा कि वो नहीं खोज पाएगा, ठीक है, या किसी इस मकान के अलावा किसी दूसरी जगह पे भी छुपा दे, तब मैं वहां से इसको लेके अपने घर चला जाऊंगा, तो भी चोरी का अपराध हो जाएगा। यानी वस्तु को बस अपने जगह से हटाया जाना इस अपराध को क्या करता है, पूर्ण करता है। आगे हम इसको समझेंगे भी। अभी हम ये बता रहे हैं कि वस्तु को हटाए जाने के लिए वस्तु का चल संपत्ति होना आवश्यक है ना, क्योंकि जब तक वो चल संपत्ति नहीं होगी तब तक उसको लेकर हम कहीं दूसरी जगह जा नहीं सकते। अब जैसे इस मकान को देखिए, ये मकान भूमि से जब तक जुड़ा है परमानेंटली, क्या हम इसको लेके कहीं जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। इसको कहीं लेके नहीं जा सकते, हम नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि ये परमानेंटली क्या है, अटैच्ड है। तो पॉसिबल नहीं है कहीं लेके जाएंगे। जब हम इसको लेके नहीं जाएंगे तो थेफ्ट का ऑफेंस नहीं हो पाएगा, क्योंकि थेफ्ट यानी चोरी के ऑफेंस में होने के लिए वस्तु को उस जगह से हटाया जाना क्या है, आवश्यक है। लेकिन अगर ये लकड़ी का मकान मान लीजिए होता, यानी किसी कारण से, किसी भी वजह से अगर इसको इस भूमि से हटा देते, उठा अलग कर देते, जैसे हम भूमि से अलग करेंगे यह मूवेबल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये भूमि से जब हट जाएगा तभी इसको हम दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं ना। जब ये भूमि से जुड़ा नहीं रहेगा तभी तो हम इसको खिसका पाएंगे किसी दूसरी जगह पर। जैसे इस पिक्चर को देखिए, मान लीजिए ये दो व्यक्ति हैं, ये छोटा, ये लकड़ी का मकान। जैसे होता है ना कि आप कभी कस्बे में जाइए, जो पान की दुकान होती है, चाहे एक छोटी सी लकड़ी का एक वो अपनी दुकान बनाते हैं, तो उसको तो लोग क्या कर सकते हैं, उठा के ले जा सकते हैं। जैसे उठा के ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, चोरी का अपराध पूरा हो जाएगा। ले जाने में बाकी इंग्रेडिएंट्स को पूरा करना पड़ेगा, यानी डिसऑनेस्ट इंटेंशन होगा, बिना उसके कंसेंट के ले जाना होगा, किसी के पोजीशन में होना चाहिए। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रॉपर्टी को उस जगह से हटाया जाना आवश्यक होता है, और इसके लिए वस्तु का चल संपत्ति होना आवश्यक होता है। चल संपत्ति को ही एक जगह से दूसरी जगह पे हम हटा सकते हैं, क्योंकि अचल संपत्ति उसे कहते हैं जो पृथ्वी से स्थायी रूप से जुड़ी हुई हो, स्थायी रूप से, या किसी ऐसे माध्यम से स्थायी रूप से जुड़ी हो जो पृथ्वी से स्थायी रूप से जुड़ा हुआ हो, और स्थायी रूप से जुड़े होने के कारण उसको उस जगह से हम नहीं हटा पाएंगे। यानी वो अचल संपत्ति है, नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी है, वो मूव नहीं कर सकती। जब वो मूव नहीं कर सकती तो वो कभी उसकी चोरी भी नहीं हो सकती। यानी उसको मूवेबल बनाना पड़ेगा, और मूवेबल बनाने के लिए उसको लैंड से, या जैसे ये मान लीजिए यहाँ पे फैन है तो उसको दीवार से खोल के अलग करना पड़ेगा। ये मकान है तो इसको जमीन से अलग करना पड़ेगा। अगर पॉसिबल है तो उसको अलग करेंगे तभी हम इसको ले जा पाएंगे। छोटा सा अगर लकड़ी का ये कोई शॉप हो, दुकान हो, या मकान छोटा सा हो जिसको ले जाया जा सकता हो, तो जब उसको जमीन से उठाएंगे तभी तो कहीं लेके जाएंगे। और जैसे वो जमीन से अलग होगा, भूमि से अलग होगा, तब वो कन्वर्ट होगा मूवेबल प्रॉपर्टी में, चल संपत्ति में, तब उसको कहीं ले जाया जा सकेगा। ठीक है, यानी चोरी के अपराध में जो पहली जो वस्तु के लिए जो शर्त है वो ये है कि वस्तु चल संपत्ति होनी चाहिए, यानी प्रॉपर्टी मूवेबल होनी चाहिए। और मूवेबल प्रॉपर्टी वही है जो पृथ्वी से स्थायी रूप से जुड़ी ना हो, या किसी ऐसे माध्यम से स्थायी रूप से ना जुड़ी हो जो पृथ्वी से क्या हो, स्थायी रूप से जुड़ा हो। यानी अचल संपत्ति का अपोजिट, अचल संपत्ति परमानेंटली क्या होती है, लैंड से जुड़ी होती है, या किसी ऐसे माध्यम में वो जकड़ी हो, जैसे फैन हो गया, जो स्थायी रूप से क्या हो, भूमि से जुड़ा हुआ हो। जो नॉन मूवेबल है, यानी मूव नहीं कर सकता, जो मूव नहीं कर सकता तो चोरी का सब्जेक्ट नहीं हो सकता।
ठीक है, अब हम अगले रिक्वायरमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या है इसमें? अगला है, यानी पहला हो गया कि क्या होनी चाहिए, प्रॉपर्टी मूवेबल होनी चाहिए, यानी वस्तु चल संपत्ति होनी चाहिए। दूसरी शर्त क्या है, हम 1 2 3 जो यहाँ पे लिखा है क्रम के अनुसार, इस तरह नहीं पढ़ेंगे, आसान बनाने के लिए हम इसको एक अपने तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। यानी सबसे पहले चल संपत्ति होनी चाहिए, हाँ। अब वो चल संपत्ति किसी के कब्जे में होनी चाहिए, यानी उस पर किसी का पोजीशन होना आवश्यक है। चल संपत्ति होनी चाहिए और चल संपत्ति किसी के कब्जे में होनी चाहिए चोरी के अपराध को होने के लिए। किसी के कब्जे में होने का मतलब है कि ये आवश्यक नहीं है कि वह उसका मालिक हो, क्योंकि ये जो सेक्शन है थेफ्ट का, इसमें पोजीशन महत्व रखता है। यानी थेफ्ट के ऑफेंस के लिए पोजीशन महत्वपूर्ण है, यानी पोजीशन होना चाहिए, वो कब्जा धारक होना चाहिए। यानी ये जरूरी नहीं है कि जिस वस्तु की चोरी होगी तो उस वस्तु को का कोई मालिक होना आवश्यक है, कब्जा धारक यहां महत्व रखता है, यानी पोजीशन होना चाहिए। यानी कब्जे का महत्व है, पोजीशन का महत्व है, ऑनरशिप का महत्व नहीं है। हो सकता है जिसका कब्जा हो वो उसका ऑनर भी हो, और हो सकता है वो उसका ऑनर नहीं हो। जैसे आप किसी किराए के मकान में रहते हैं, तो उस कमरे को आपने किराए पे लिया है, तो उस कमरे में, जिस कमरे में आपने किराए पे लिया है, तो उस कमरे में आप फोन रखे होंगे, टीवी रखे होंगे, बुक्स रखे होंगे, तो उस कमरे पे कब्जा किसका है? आपका है। और आपके बुक को कोई लेके चला जाए डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ, बिना आपसे पूछे, तो क्या वो थेफ्ट नहीं होगा? होगा। क्यों? क्योंकि वह आपके कब्जे में है। यानी चोरी के अपराध के लिए वस्तु का किसी के कब्जे में होना आवश्यक है। वह ऑनर भी हो सकता है, ऑनर नहीं भी हो सकता है, यानी ऑनरशिप का महत्व नहीं है, ध्यान देना है, पोजीशन का महत्व है। यानी पोजीशन महत्वपूर्ण है, ऑनर महत्वपूर्ण नहीं है। पोजीशन ऑनर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी वस्तु किसी के कब्जे में होनी चाहिए और कब्जे में से ली जाएगी वो वस्तु, और वो कब्जे में से ली जाएगी। यहां एक बात और स्पष्ट कर देना है, वस्तु किसी के कब्जे में होनी चाहिए, इसका मतलब है कि लावारिस वस्तु की चोरी नहीं होती है। यानी अगर कोई वस्तु जिसपे किसी का कब्जा ना हो, वो चोरी का सब्जेक्ट नहीं बन सकता, वो चोरी का सब्जेक्ट नहीं बन सकता। यानी लावारिस वस्तु की चोरी नहीं होती है, क्योंकि उस पर कब्जा किसी का नहीं होता। जब तक किसी का कब्जा नहीं होगा तब तक चोरी का अपराध नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे दूसरा शर्त क्या है कि प्रॉपर्टी को कहां से लेना चाहिए? कब्जे में से लिया जाएगा, किसी के कब्जे में से उस प्रॉपर्टी को लिया जाएगा। यानी यहाँ पे दो चीज क्लियर हुई, प्रॉपर्टी मूवेबल होगी और उस मूवेबल प्रॉपर्टी को किसी के पोजीशन यानी कब्जे में से लिया जाएगा। तीसरा है कैसे लिया जाएगा? तो उस प्रॉपर्टी को उस प्रॉपर्टी को जिस व्यक्ति के कब्जे में वो प्रॉपर्टी है, उस व्यक्ति के बिना कंसेंट के लिया जाना चाहिए। यानी जिसका वो कब्जा है उसका कंसेंट जरूरी नहीं है। कंसेंट लेंगे, सम्मति ले लेंगे, तब वो चोरी का अपराध नहीं होगा। जैसे मेरे पास ये पेन है और मैंने इसको यहीं पे रखा हुआ है, कोई व्यक्ति आता है, उसको ये लगा कि ये पेन मेरे पास होना चाहिए, मैं इनसे ले लूंगा, फिर वो सोचता है कि इनसे मांगूंगा तो ये शायद मुझे नहीं देंगे, तो जैसे ये यहां से जाएंगे मैं धीरे से इस पेन को क्या कर लूंगा? ले लूंगा, इनको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि अगर मैं इसे मांगूंगा तो ये देंगे नहीं, तो मैं इसको ले लेता हूं। ठीक है, अब उसका जो इंटेंशन है वो डिसऑनेस्ट है, बेईमानीपूर्ण आशय का है, और उसने हमसे कंसेंट नहीं लिया, हमसे सम्मति नहीं ली। ठीक है, अब यहां पे एक और बात है, कंसेंट जो वर्ड है, सम्मति जो वर्ड है, वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है, यानी विवक्षित भी हो सकती है, अभिव्यक्त भी हो सकती है। यानी एक्सप्रेस कंसेंट भी लिया जा सकता है, इंप्लाइड भी लिया जा सकता है। मतलब पहले समझिए क्या है, अगर कंसेंट ले लेंगे तो चोरी नहीं होगा,
ठीक है, तब वो चोरी का अपराध नहीं होता है। कंसेंट लेना नहीं है। अब कंसेंट में भी दो बातें हैं, जैसे इसको हमने यहाँ पे पेन रखा हुआ है, कोई व्यक्ति आया, उसको ये लगा कि ये, मान लो मेरा फ्रेंड है, उसको ये लगा कि ये जो पेन है ये मैं ले लेता हूँ, और वो मुझसे नहीं पूछता है। सवाल है क्यों नहीं पूछता है, तो उसको ये लगता है कि क्या हुआ, वैसे लेके चला जाऊँगा, मैं भी उनका सामान यूज करता हूँ, वो भी मेरा सामान यूज करते हैं, तो मैं वैसे भी मैं लेके जाऊँगा भी तो वो बोलेंगे नहीं, क्योंकि जनरली हम लोग में ऐसा होता है। तो उसको क्या लगता है, उसको ये लग रहा है कि ठीक है, उनकी सहमति है, हम लेके जाएंगे भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो हमको वैसे भी दे देते। तो उसका इंटेंशन डिसऑनेस्ट नहीं है, ठीक है, उसका इंटेंशन डिसऑनेस्ट नहीं है, क्योंकि उसको ये लगता है कि हाँ इनकी सहमति इसमें हो रही है, वो हमको वो रोकते ही नहीं, वो ये मान के चल रहा है कि मैं पेन लेके जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हम लोग आमतौर पे ये करते हैं, हम लोग आमतौर पे ये करते भी है, अपने फ्रेंड का कोई चीज़, हम कोई पेन ले लेते हैं, क्या सोच के ले लेते हैं, कई बार हमसे पूछते भी नहीं है कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, हम मुझसे ले लेंगे, वो बुरा नहीं मानेगा, वो दे ही देता है। तो यहाँ पे आपका डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है। लेकिन अगर ये सोच के लेता कि अगर मैं इस पेन को मांगूंगा तो वो मुझे पेन नहीं देंगे, तो मांगूंगा ही नहीं, मैं धीरे से क्या कर लूँगा, ले लूँगा, तब वो इंटेंशन डिसऑनेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि कंसेंट नहीं होना चाहिए। अगर कंसेंट लेके वस्तु ली जाएगी कि आपका जो पेन है, आपकी बाइक है, मैं चाहता हूँ लेना, और क्या आप हमको दे देंगे, तो बोलता है ठीक है ले जाओ, फिर लेकर चला गया, तो वो चोरी का अपराध नहीं होगा, क्योंकि इंटेंशन, डिसऑनेस्ट इंटेंशन जब मौजूद होता है तो जो प्रॉपर्टी ली जाती है तो वो प्रॉपर्टी कंसेंट, बिना कंसेंट के ली जाएगी, बिना सहमत के ली जानी चाहिए। यानी जिसकी वो जिसके पे उस वस्तु जो उसका कब्जा धारक है, जो पजेशर है, यानी जिसके पजेशन में प्रॉपर्टी है, उसके कंसेंट से अगर आप लेंगे, उसकी सम्मत से लेंगे कि मैं आपकी ये वस्तु ले लेता हूं, बोलता है ठीक है ले लो, तो चोरी का अपराध नहीं होगा। बिना कंसेंट के लिया जाना आवश्यक है, ठीक है। अब उसके आगे क्या है कि जो ये कंसेंट बिना कंसेंट के लेगा, यानी हमने तीन चीजें हमने यहां पे समझ लिया। पहला, मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो प्रॉपर्टी जो व्यक्ति लेगा वो किसी के कब्जे में से लेगा, उसके बिना सहमत से लेगा। और अगला जो इसका मेन जिस्ट है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, बेईमानीपूर्ण आशय, यानी बेईमानीपूर्ण आशय के साथ वो लिया जाना चाहिए। जैसा हमने बताया ना अभी कि उसको ये लगता है कि ये जो पेन है, यानी जो ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर मैं इनसे मांगूंगा तो हमको ये देंगे नहीं, तो धीरे से क्या कर लेता हूँ, ले लेता हूँ, यानी इंटेंशन डिसऑनेस्ट है, ठीक है। अगले जो हम इसका अगला पार्ट देखेंगे उनमें इलस्ट्रेशंस के द्वारा समझेंगे और कई और एग्जांपल्स लेंगे, तो क्लैरिटी और बढ़ती जाएगी। अभी इंग्रेडिएंट्स को समझना है, यानी इंटेंशन डिसऑनेस्ट होना चाहिए, बेईमानीपूर्ण आशय होना चाहिए। अब यहाँ पे एक बात और समझ लेना है कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन का मतलब क्या होता है। इंटेंशन डिसऑनेस्ट होना चाहिए, ठीक है। जैसे पहले सुनिए, जब हम ये पढ़ते हैं कि किसी ऑफेंस, अपराध के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो उसमें कहा गया ना कि ह्यूमन होना चाहिए, दूसरा है मेंस रिया होना चाहिए, तीसरा एक्टस रियस होना चाहिए, चौथा इंजरी होना चाहिए। तो मेंस रिया तो है ही ना, बेईमानीपूर्ण आशय होना चाहिए। अब सवाल है कि उस वस्तु को जो बेईमानीपूर्ण आशय के साथ लिया जाएगा उसका मतलब क्या है। डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ उस वस्तु को लिया जाना आवश्यक है। तो सबसे हम पहले समझेंगे कि डिसऑनेस्टली का मतलब क्या होता है। कोई वस्तु डिसऑनेस्टली ली गई है, इसका मतलब क्या होता है। जैसे ये मेरा पेन है, मेरा फ्रेंड आया, उसको लगा कि ये पेन इनसे मांगूंगा तो ये हमको देंगे नहीं, मैं धीरे से क्या कर लेता हूँ, ले लेता हूँ, इनको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। अब वो ऐसे करके पेन को ले लेता है। अब उसका ये काम डिसऑनेस्टली किया गया है। अब सवाल है कैसे। जब हम डिसऑनेस्टली को पढ़ते हैं एक मिनट, हाँ, तो पहले हम समझेंगे कि वस्तु डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ लिया जाना चाहिए। तो हम ये समझेंगे पहले डिसऑनेस्टली का मतलब क्या होता है, यानी किसी चीज वस्तु को डिसऑनेस्टली लिया गया है, इसका मतलब क्या होगा। यानी कोई काम डिसऑनेस्टली किया जाता है,
बेईमानीपूर्ण तरीके से किया जाता है, उसका मतलब क्या होता है। जैसे मैंने कहा ये मेरा पेन है, इसको मैंने परचेज किया है, मैंने इसको खरीदा है। कोई एक व्यक्ति आया, उसको ये लगा इस कमरे में ये पेन रखा हुआ है, उसको लगता है कि कोई देख नहीं रहा है, मैं इस पेन को लेके चला जाऊंगा, भग जाऊंगा लेकर। ठीक है, अब वो पेन को लेके भग गया। ठीक है, अब उसका ये जो कृत्य है वो डिसऑनेस्टली किया गया है। अब सवाल है कि कैसे डिसऑनेस्टली किया गया है। तो कारण ये है, जब हम डिसऑनेस्टली कोई काम करते हैं तो किसी व्यक्ति को उससे सदोष लाभ होता है और अन्य को सदोष हानि होती है। यानी उस व्यक्ति जो लिया है उसको सदोष लाभ होगा और मुझे क्या हो जाएगा, सदोष हानि हो जाएगा। ठीक है, यानी किसी को या सदोष लाभ पहुंचाया जाए या किसी को सदोष हानि हो जाए। ठीक है, अब सवाल है कि उसको सदोष लाभ यानी रॉन्गफुल गेन कैसे हुआ और मुझे रॉन्गफुल लॉस कैसे हुआ। जैसे मैंने इस पेन को खरीदा था, परचेज किया, तो मैं लीगली इंटाइटल्ड हूँ इस पेन के लिए, यानी वैधानिक रूप से मेरा अधिकार इस पेन पर, और वो इस पेन को लेके भग गया कि ये कमरे में है नहीं, धीरे से पेन को लेके भग जाता हूँ, मैं यूज करूँगा। क्या वो लीगली इंटाइटल्ड है? नहीं। क्या उसने इस पेन को खरीदा है? नहीं, खरीदा तो हमने है, तो लीगली इंटाइटल्ड मैं हूँ। तो मेरे पेन को वो लेके चला गया, तो मैं इस पेन के लीगली इंटाइटल्ड हूँ और वो लीगली इंटाइटल्ड नहीं है। ठीक है, उसने मेरे पेन को मुझसे लिया, तो जिस तरीके से लिया वो अवैधानिक तरीके से लिया। ठीक है, और उसको लाभ हुआ और मुझे क्या हो गई, हानि हो गई। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं कोई कार्य जब जिस कार्य से किसी को सदोष लाभ पहुंचे और किसी को सदोष हानि पहुंचे, तो वो कार्य बेईमानी से किया गया है ऐसा कहा जाता है, यानी वो काम डिसऑनेस्टली किया गया है ऐसा कहा जाएगा। और जिसको जब कोई काम डिसऑनेस्टली करते हैं तो जिसको रॉन्गफुल गेन होता है, सदोष लाभ होता है जिस वस्तु को लेने से, तो उस वस्तु के लिए वो लीगली इंटाइटल्ड नहीं होता है। और जिसको हानि हुआ है, रॉन्गफुल लॉस हुआ है, वो उस वस्तु के लिए वो लीगली इंटाइटल्ड होता है। ठीक है, तो ये हुआ बेईमानी से किया गया का, यानी जब किसी काम को डिसऑनेस्टली कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। अब ये क्या है, यहाँ पे क्या जरूरी होता है इस अपराध के लिए, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, यानी बेईमानीपूर्ण आशय। जब वो बेईमानीपूर्ण आशय उसके पास है, उसका आशय बेईमानीपूर्ण होगा, यानी डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ वो प्रॉपर्टी को लेगा, तो इसका मतलब है कि जिससे उस प्रॉपर्टी को ले रहा है वो उसको रॉन्गफुल लॉस होगा। रॉन्गफुल लॉस का मतलब वो उसके लिए लीगली इंटाइटल्ड था, लेकिन उसने क्या किया, उसको ले लिया। ठीक है, अब इसका जो पांचवा एलिमेंट है उसको देखते हैं। देयर मस्ट बी सम मूविंग ऑफ द प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू अकॉम्प्लिश द टेकिंग ऑफ इट। अब हमने अब तक क्या समझा, प्रॉपर्टी मूवेबल होनी चाहिए, प्रॉपर्टी चल संपत्ति होनी चाहिए। दूसरा, वह किसी के पोजीशन में होनी चाहिए, यानी वह किसी के कब्जे में होनी चाहिए। तीसरा, जिसके कब्जे में है उसके कंसेंट, उसकी सम्मत के बिना उसको लिया जाना चाहिए। चौथा, बेईमानीपूर्ण आशय के साथ लिया जाना चाहिए। और पांचवा क्या है, उस वस्तु को लिया जाना चाहिए, इसका मतलब उस वस्तु को हटाना आवश्यक है, उस जगह से उस वस्तु को हटाया जाना आवश्यक है, मूव करना आवश्यक है। ठीक है, और यहां पे एक बात और ध्यान देना आवश्यक है कि जब प्रॉपर्टी को ऑफेंडर मूव करता है, यानी उसको जगह से लेके हटाता है, ठीक है, तो मूव करते समय, वस्तु को हटाते समय डिसऑनेस्ट इंटेंशन उसके मन में होना आवश्यक है। अगर डिसऑनेस्ट इंटेंशन पहले होता, वस्तु को लेने से पहले, और वस्तु को जब हटा रहा है तो उसमें डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है, तो थेफ्ट का ऑफेंस नहीं होगा। या वस्तु को लेकर चला गया तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है, अगले दिन अपने घर पे वस्तु को रखा है, उसमें डिसऑनेस्ट इंटेंशन है कि मैं इस पेन को नहीं दूंगा, तो भी थेफ्ट का ऑफेंस नहीं होगा। वस्तु को हटाते समय तब संपत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग हो जाएगा, लेकिन थेफ्ट का ऑफेंस नहीं होगा। लेकिन वस्तु को हटाते समय डिसऑनेस्ट इंटेंशन हो
बेईमानीपूर्ण आशय वस्तु को हटाते समय अपराधी के मन में मौजूद होना आवश्यक है। ये ध्यान रहना है, इसको ध्यान रखना है कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन यानी बेईमानीपूर्ण आशय वस्तु को हटाते समय अपराधी के मन में मौजूद होना चाहिए। पहले अगर मौजूद रहा या बाद में मौजूद हुआ लेकिन वस्तु को हटाते समय मौजूद नहीं रहा तो चोरी का अपराध नहीं होगा। पहले मौजूद रहा और वस्तु को हटाते समय भी मौजूद रहा, कोई दिक्कत नहीं, तभी कंप्लीट होगा। ठीक है, यानी वस्तु को हटाते समय डिसऑनेस्ट, अगर वस्तु को हटाते समय मौजूद रहा और बाद में भी मौजूद रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस कहने का मतलब है वस्तु को हटाते समय डिसऑनेस्ट इंटेंशन ऑफेंडर के मन में होना चाहिए जब वो वस्तु को ले जा रहा है यानी मूव कर रहा है। तो हमने इस वीडियो लेक्चर में इसके अगले पार्ट में हम एक्सप्लेनेशन को जो सबसेक्शन 1 में दिया गया है साथ ही इलस्ट्रेशंस को भी लेके समझेंगे, ताकि जब हम डिफरेंट इलस्ट्रेशंस को देखेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और बढ़ती जाएगी, हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। और साथ ही सबसेक्शन 2 में दिए गए पनिशमेंट को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब तक हमने इसमें जो थेफ्ट के ऑफेंस के लिए जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, जो आवश्यक तत्व हैं, ठीक है, तो जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उसको हमने समझ लिया। यानी प्रॉपर्टी मूवेबल होनी चाहिए, प्रॉपर्टी किसी के पोजीशन में होनी चाहिए, प्रॉपर्टी जिसके पोजीशन में हो रहेगी उसके कंसेंट के बिना लिया जाना चाहिए, प्रॉपर्टी डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ लिया जाना चाहिए, और जब प्रॉपर्टी मूव करते हैं यानी प्रॉपर्टी को लेगा अपराधी उसी समय डिसऑनेस्ट इंटेंशन मौजूद होना आवश्यक है, उस समय मौजूद रहना आवश्यक है। पहले हो या ना हो, बाद में आए डिसऑनेस्ट इंटेंशन या ना आए, लेकिन वस्तु को हटाते समय मौजूद होना डिसऑनेस्ट इंटेंशन आवश्यक है। यानी डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ अगर अपराधी इस प्रॉपर्टी को लेगा बाकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए, तब ये थेफ्ट का ऑफेंस कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो लेक्चर के अगले पार्ट में यानी जो ये थेफ्ट का जो ऑफेंस है इस पे जो वीडियो लेक्चर प्रोवाइड होगा वो 2 पार्ट में होगा। पहला पार्ट हमने कंप्लीट किया, दूसरे पार्ट में एक्सप्लेनेशन, इलस्ट्रेशंस और पनिशमेंट को हम कवर करेंगे। थैंक यू।